बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बेटा आपको पता है कि मैंने इस लेसन का एक वीडियो वो मैंने यूट्यूब पे डाला था, मगर उसकी वॉइस की वजह से उसका वॉइस थोड़ा या ऑडियो जो उसका है वो थोड़ा कम आ रहा था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन को मैं फिर से पहले टॉपिक से इसको फिर से मैं आपको दिखाऊंगा और उस लेक्चर को, हर कोई लेक्चर जो उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस क्लास 10th की बायोलॉजी जो है, इसमें हम लेसन नंबर 4 जो है, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है क्या, और इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो वो यहाँ पे मैंने दिए। तो पहला टॉपिक जो है, जो हमें पढ़ना है इस लेसन में, वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको देखना है हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, किन चीज़ों से हेरिडिटी हो जाती है, या वेरिएशन किसको हम कह सकते हैं, वेरिएशन में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, या जो हमारे इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो हमारे पेरेंट से हम तक कोई जीन पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कोई ट्रेड, कोई जीन आ जाता है, उसके रूल्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमें देखना है मेंडल की कंट्रीब्यूशन, मेंडल ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन दिखाई इस वेरिएशन में या हेरिडिटी में। डीएनए हमें पढ़ना है, डीएनए होता क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए की फंक्शंस क्या क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन को देखना है, एवोल्यूशन या acquired and inherited traits, origin of life on earth, evolution and classification, theories of evolution, evolution by stages, and last topic जो हमें इस लेसन में क्लियर करना है वो है ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम जाएंगे पहले टॉपिक पे। जो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे, वो ट्रांसमिशन को हम लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। को यहाँ पे दो चीज़ें हम लिख सकते हैं, या तो ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र। को ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर कोई है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, या ट्रेट कोई है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फैक्टर है, जीन है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जनरेशन जो होती है वहाँ से ये जाएगा दूसरी जनरेशन तक। अब जनरेशन जो है, एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन, ये किसको कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसको फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई जीन या कोई ट्रेट या कोई फैक्टर जो होता है, अगर वो फैक्टर होगा हमारे पेरेंट्स के पास होगा, या वो फैक्टर था उनके पेरेंट्स के पास, या वो जीन था पेरेंट उन ग्रैंड पेरेंट्स के पास, फिर वो जीन कहाँ जाता है, वो एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक जाता है। या पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वहाँ से वो जीन आके ऑफ स्प्रिंग्स तक, उनके ऑफ स्प्रिंग्स या उसके जो प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसके लिए कैसे हम देखेंगे इसको, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, इन ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई जीन है, कोई करेक्टर है इनके पास, या कोई ट्रेट है इनके पास। अब वो जीन या वो करेक्टर या वो ट्रेट जो होता है, वो ट्रेट यहाँ से निकल के वो पहुँच गया हमारे पेरेंट्स के पास। अब जिस तरीके से हम देखते हैं, हमारे पेरेंट जो होते हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, यानी कि उनके फीचर्स या उनकी जो शक्ल जो होती है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं उनको। फिर वहाँ से वो जीन आके वो जीन पहुँच जाता है किसके पास, वो जीन पहुँच जाता है एक प्रोजेनी के पास। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर हम देखते हैं, अगर एक डॉटर होती है, क्या होती है, डॉटर जो है, ये डॉटर को अगर देखेंगे, इसके चेहरे को देखें, तो ये डॉटर में इसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं, मैक्सिमम जो करेक्टर्स हैं, मैक्सिमम जो इसकी चेंज जो है, या उसकी हाँ फीचर्स कहेंगे या करेक्टर जो इसके होते हैं, वो उसको मिल जाते हैं किससे, इसकी मदर जो होती है इससे मिल जाते हैं।
तो ये मदर से क्यों मिलता है? क्योंकि मदर से ही ये जीन आती है। जीन किसके पास है? ये जीन मदर के पास है। फादर के पास भी होता है मगर मदर के पास भी होता है, मगर ये डॉटर जो है, ये डॉटर के कैरेक्टर ज़्यादा किससे मिल जाते हैं? मदर के साथ। और इसी को हम कहते हैं ये कहीं से आया, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ग्रैंड पेरेंट्स होता है, इन ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई ट्रेट है, कोई जीन है, वो कोई भी चीज़ जिसके पास है तो वो जाता है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स के पास फिर कहाँ हो जाएगा? वो जाएगा एक ऑफस्प्रिंग या एक प्रोजेनी के पास पहुँच जाएगा। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये कैरेक्टर्स जो है या ट्रेट्स जो है, ये जीन जो है, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर उन ट्रांसफ़र में कौन कौन सा चेंज आ जाती है, तो उसमें अगर देखेंगे हम यहाँ पे, इसमें यहाँ पे खास कर एक है हेयर कलर। ये हम देख सकते हैं इसमें, जो हमें कहाँ से आया? जो हमें आया पेरेंट से या उनके पेरेंट से। हेयर का साइज़, हेयर का स्ट्रक्चर, जैसे कर्ली ब्लैक हेयर्स होता है, किसी को स्मूथ हेयर्स होता है, तो वो हेयर्स कहाँ से आते हैं? वो आ जाते हैं जनरेशन से ही। इस तरह आई कलर है, किसी का आई का कलर ब्लैक होता है, किसी का आई कलर ब्लू, किसी का आई कलर होता है ग्रे कलर। तो वो ग्रे कलर जो होता है वो कहाँ से आ गया? वो हमारे पेरेंट्स में किसी के पास था या हमारे जनरेशन में किसी के पास था, वहाँ से वो आ गया। इसी तरह है स्किन कलर, तो कोई ब्लैक है, जैसे फादर एंड मदर जो है वो ब्लैक, उनका स्किन जो ब्लैक है। अब वही स्किन कलर जो आता है वो आ जाता है किनके पास? ऑफस्प्रिंग किसके पास या प्रोजेनी के पास वो आ जाता है। अब अगर कोई कैरेक्टर ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कोई कैरेक्टर यहाँ से पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट्स के पास था, फिर पेरेंट्स के पास पहुँचा, फिर पेरेंट्स के ज़रिए फिर पहुँचा ऑफस्प्रिंग तक पहुँचा। इस प्रोसेस को कहते हैं, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन सा हो गया? कौन सा कैरेक्टर होगा? ये वो कैरेक्टर होता है जो हमें पेरेंट्स या जो हमें जनरेशन से या ग्रैंड पेरेंट से हम तक पहुंच जाता है। दैट इज़ कॉल्ड, या if आप इसको समझो ऐसे, जो हमें जीन के ज़रिए मिल जाता है, शॉर्ट में जो हमें जीन के ज़रिए मिल जाता है, दैट कैरेक्टर इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट या दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर उसको कहा जाता है। ओके बेटा, तो दूसरी एग्जांपल जो है, दूसरी एग्जांपल इसमें है ये वाले, दैट इज़ कॉल्ड, ये जो दूसरी एग्जांपल है इसमें हम देखते हैं एक कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक तो जीन से आ जाते हैं, जीन से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मगर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू द लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से। तो अगर हमारी लाइफ जो है, हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई चीज़ कंटिन्यू करते हैं, तो उस लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई वैसा कोई चीज़ डेवलप हो गया जो एक्सपीरियंस की वजह से हो गया, दैट करेक्टर इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड करेक्टर्स कहते हैं, या एक्वायर्ड ट्रेड्स उनको कहा जाता है। या दूसरा जो हमें मिल जाता है ड्यू टू इंटरेक्शन इन देयर एनवायरनमेंट, या हम इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, या एनवायरनमेंट के जरिए हमारी बॉडी में कोई चेंज आ जाती है या कोई करेक्टर पहुंच जाता है, तो इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। जैसे हम देखते हैं मेमोरी को, मेमोरी अगर देखेंगे कोई पर्सन होता है जिसके पास मेमोरी, या उनकी अगर फैमिली में देखेंगे उनकी फैमिली में उतनी मेमोरी उनके पास नहीं होती, याददाश्त उनको नहीं होता है घर में, मगर ऐसा भी कोई एक स्टूडेंट होता है, ऐसा भी कोई एक बच्चा होता है उनकी फैमिली में जिसकी मेमोरी सबसे अच्छी होती है। तो उसको कहाँ से मिली? वो उसको जनरेशन से नहीं मिली, वो उसको कहाँ से मिलती? जब वो देखता है दूसरों को, एक दूसरे को देखता है तो वो याद करने लगता है, तो उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो उसको कहाँ से मिला? एनवायरनमेंट से मिला या एक्सपीरियंस से मिला। इस तरह लार्ज मसल साइज को, अगर मसल्स हमारी जो होते हैं उन मसल्स का डेवलपमेंट, या अगर हम पर्सनस दो को लेंगे तो दोनों पर्सन जो है, दोनों पर्सनस का मसल का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। तो दोनों की एज सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो दैट्स का उसको हम कहते हैं मसल्स। अब ये एक पर्सन दोनों में से एक क्या करता है? एक कंटिन्यूस जाता है मसल एक्सरसाइज करने के लिए या जिम जाता है। तो जब हम देखते हैं आफ्टर 1 ईयर या कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो जिम करने जाता था, तो उसकी बॉडी जो है वो एक जिसको हम कह सकते हैं एक एनलार्ज हो जाते हैं उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी मसल्स वो उनकी मसल्स में ग्रोथ हो गया। और जो पर्सन जिम नहीं जाता उसकी मसल्स वैसी होती हैं। तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को किसी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की, तो उसने वहाँ पे एक्सरसाइज की, तो उस एक्सरसाइज की वजह से उसकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो एनलार्ज हो गई, उनका ग्रोथ हो गया। तो वो तो उसको कहीं से पेरेंट से नहीं मिला, उसने बनाया।
एनवायरनमेंट को देख के या एनवायरनमेंट में वैसी चीज़ें डेवलप हो गई या एक्सपीरियंस हो गई जिसकी वजह से उसने अपने आप को वैसा बनाया। ओके, नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब जैसे हम कोई बिजनेस कहते हैं, अगर हम देखते हैं बिजनेस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं स्किल की, अपने दिमाग की। जितना जितना जो कोई जितना दिमाग यूज़ करता है उसमें उतना उसको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे जैसे स्कूल में अगर 23 या 24 स्टूडेंट्स होते हैं तो हर कोई स्टूडेंट तो टॉप नहीं आता है, फर्स्ट नहीं आता है, तो उसमें से वही बच्चा फर्स्ट आता है, वही बच्चा टॉप आता है या टॉपर आता है जो अपने दिमाग को यूज़ करता है। तो उसने अपने दिमाग को यूज़ किया, कैसे किया? बाकी लोगों को देख के या अपने एनवायरनमेंट को देख के उसने अपने वो स्किल को डेवलप किया, तो उसकी वजह से उसमें वो एक अपनी क्लास में टॉपर बन गया। तो ये भी किसकी वजह से हो जाता है? ये भी हो जाता है ड्यू टू द लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, या उसको ये हो जाता है ड्यू टू द इंटरेक्शन इन देयर एनवायरनमेंट की वजह से। तो इस चीज़ को कहा जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है द कैरेक्टर, ये चीज़ याद रखना, द कैरेक्टर या चेंज शोन बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेरिएशन। तो एक इंडिविजुअल जो होता है अगर उसने कोई चेंज दिखाई या कोई कैरेक्टर दिखाया उसको कहते हैं वेरिएशन। यानी एक पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स दो हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स पेरेंट्स दो हैं, एक सेकंड देखो, अगर पेरेंट्स दो है, ये पेरेंट ए है, ये पेरेंट बी है। इस पेरेंट के पास जो है, इसके पास हेयर कलर जो है वो है ब्लैक, इसके पास जो है, इसके पास हेयर कलर जो है वो भी ब्लैक है। वो दोनों में कौन सा कलर है? ब्लैक है। तो ये दोनों में ब्लैक कलर, जब इनका ऑफस्प्रिंग हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन जो होती है इनके जो ऑफस्प्रिंग यानी जो ऑफस्प्रिंग वहाँ से निकलेगा, इसका हेयर कलर जो होता है वो होता है गोल्डन या होता है वाइट। क्या होता है? वाइट होता है। तो गोल्डन या वाइट उनके पास मिल जाता है। तो इसके अंदर दोनों के पास तो नहीं था, ना ए पेरेंट के पास था ना बी पेरेंट के पास था। तो दूसरे में एक जनरेशन ऐसी आ गई जिसमें हमने देखा यानी एक ऑफस्प्रिंग ऐसा था जिसकी बॉडी में या जिसका हेयर कलर जो था वो था कैसा? वो था गोल्डन का। तो उसमें एक चेंज हमने देखी, दैट चेंज इज कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशन जो होती है, वेरिएशन होती है दो तरीकों से, इसके दो टाइप्स है। एक होता है एक वेरिएशन दैट इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन और दूसरे होते हैं सोमैटिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं उस वेरिएशन को जो हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाएगा या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से इसको एक बॉडी में एक चेंज आ जाते हैं। जैसे हेयर कलर है या आई कलर है या हाइट है या शेप ऑफ नोज़ है, ये सारी हो जाते हैं किन की वजह से? ये सारी हो जाते हैं ड्यू टू द जीन्स की वजह से। वो जीन्स में या क्रोमोसोम्स में अगर उनका स्ट्रक्चर, उनका नंबर चेंज हो गया तो उस पर्सन में एक वेरिएशन आ जाती है। दैट वेरिएशन इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन उसको कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, आई का कलर हो जाता है, हाइट हो देखते हैं हम, शेप ऑफ नोज देखिए। तो हर जनरेशन में नहीं होते, कोई एक जनरेशन निकल जाती है जिसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन होती है वो वेरिएशन जो हो जाते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। वो एनवायरमेंट में कोई फैक्टर, जैसे यहाँ पे लाइट है, टेम्परेचर है या न्यूट्रिशन है, इनकी वजह से अगर बॉडी में कोई चेंज आ गई, दैट चेंज इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। जैसे लाइट की अगर बात करेंगे, अगर लाइट जो है, लाइट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ जाती है तो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलान यानी सिक्रेट करता है, मेलान पिगमेंट सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लैक कलर डेवलप हो जाता है, ब्लैक कलर। तो ये किसकी वजह से? लाइट की वजह से हो जाता है, ये चेंज दिखाता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन में आपने भी चीज़ पढ़ा होगा, फोटोट्रॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो लाइट की तरफ अपनी अपनी वेरिएशन, अपनी चेंज दिखाता है। टेम्परेचर इसी तरह टेम्परेचर होता है, कोई टेम्परेचर हो जाता है जो अपनी चेंज दिखाएगा, टेम्परेचर के बेस पे जो चेंज दिखाएगा। जिससे हम देखते हैं आर्टिक जोन्स में कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका
हेयर उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी के फीचर्स अलग होते हैं। इसी तरह अगर हम एंटार्क्टिक रीजन में जाएंगे वहाँ पे जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दूसरी जगह टेम्परेचर कम होता है। उस टेम्परेचर की वजह से अपनी आपको चेंज दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की भी एक इम्पैक्ट हो देता है, खासकर सोमैटिक वेरिएशन में। वो न्यूट्रिशन अगर अच्छी होगी, जैसे बैलेंस डाइट किसी को अच्छी तरह देंगे हम, तो उस न्यूट्रिशन की वजह से उसकी जो बैलेंस डाइट है देते हैं, तो उस बैलेंस डाइट की वजह से उसका ग्रोथ अच्छी तरह होता है। अब कोई पर्सन है जिसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिली, अच्छी तरह नहीं मिली, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करते हैं, उसकी बॉडी में वैसी वैसी चेंजेस हम देखते हैं जिसको हम फिर कहते हैं डेफिशिएंसीज कहा जाता है। तो ये हो गया सोमैटिक वेरिएशन। इसी तरह नेक्स्ट है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। को अगर कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में जिसको हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, तो उसकी जब उसको यूज़ करते तो चेंज एक दिखाई देती है। इस तरह डिसयूज़, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन जो है, जैसे हमारी बॉडी में अपेंडिक्स था, अपेंडिक्स वो उसका काम पहले था मगर अब उसका काम नहीं, वो डिसयूज़ है, तो उसने अपनी चेंज दिखाई। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, हम यूज़ करते हैं अपने मसल्स को यूज़ करते हैं, कुछ जितना हम अपनी मसल्स को यूज़ करेंगे उतना हमारी बॉडी में चेंज आ सकती है। उसी को कहते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो दो वेरिएशंस होते हैं, एक होते हैं जर्मिनल वेरिएशन, दूसरे होते हैं सोमैटिक वेरिएशन। जर्मिनल हो जाते हैं ड्यू टू द जीन्स की वजह से, ये हो जाता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो दो टर्म्स हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा हेरिडिटी, दूसरी टर्म हमने देखी वेरिएशन। दोनों टर्म्स को जब आपस में मिलाते हैं तो ये एक न्यू टर्म जनरेट करता है, दैट टर्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स है, इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं। हेरिडिटी का मतलब मैंने कहा, वेरिएशन का भी मतलब मैंने कहा, को जिस साइंस में हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ेंगे उस साइंस को कहा जाता है जेनेटिक्स। अब ये जो जेनेटिक्स वर्ड जो है, ये सबसे पहले क्वाइनड किया था विलियम बैटसन ने इन 1906, और 1906 में ही इसी विलियम बैटसन ने कहा ये जो जेनेटिक्स जो है ये यूज़ किया जाता है इन, या यूज़ किया जा सकता है इन एनिमल्स में, इन एनिमल्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी इसके प्रिंसिपल्स वो आगे देखेंगे। और इसके जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं किसको? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल जो है, मेंडल कौन है, मेंडल ने क्या क्या किया और मेंडल है कौन? मेंडल जो है, मेंडल की बर्थ डेट जो है वो है 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822, उस वक्त इसने जन्म लिया। फिर इसकी डेथ जो हुई वो हुई थी 1884 में, इसकी डेथ हुई मेंडल की, 1884 में इसकी डेथ हो गई। इस दौरान जन्म से लेके अब द डेथ ईयर 1882 से लेके 1884 तक इसने कुछ काम किए। अब इस दौरान इसने क्या किया? इस दौरान इसने काम किया, एक पी प्लांट पे इसने काम किया। वो पी प्लांट जो है, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पायसम सटेवम, और पी प्लांट पे इसने काम किया 6 ईयर्स तक, 6 साल तक इसने काम किया पी प्लांट के ऊपर। अब 6 पी प्लांट के ऊपर ही काम किया, यानी जो इसने हेरिडिटी या जेनेटिक्स के बारे में फिर इंफॉर्मेशन हमें दी, उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जेनेटिक्स की। फिर जब इसकी डेथ हो गई 1884 में, जब डेथ हो गई उस वक्त इसकी जो प्रिंसिपल जो उसने दिए थे वो किसी को पता नहीं थी, उसके कुछ रीजंस थे, वो भी आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर आफ्टर 16 ईयर्स, जब 16 ईयर्स हो जाते हैं आफ्टर हिज डेथ, यानी जब वो मरता है उसके बाद हो जाते हैं 16 ईयर्स, 1884 के बाद वहाँ पे वो डेथ ईयर हो इसका, और उसके बाद हो जाते हैं 16 ईयर्स, यानी इन 1900 में क्या होता है, 3 साइंटिस्ट्स आ जाते हैं, 3 साइंटिस्ट्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो रिडिस्कवर करते हैं इसी मेंडल की वर्क को, जिसमें एक आता है हागो डिवेरस है जो नीदरलैंड का है, कैरल कॉरनस है ये जर्मनी का है, एन रिच वॉन टेशरमार्क है ऑस्ट्रिया का है। ये 3 साइंटिस्ट्स आ जाते हैं। ये 3 साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, ये रिडिस्कवर करते हैं इस मेंडल की वर्क जो है इसने बताई उसको, ये रिडिस्कवर करते हैं। दे फाइंड वेरियस प्रिंसिपल, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने देखा कुछ प्रिंसिपल्स जो मेंडल ने दिए थे,
और उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेस पे वो प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल्स यूज़ हो जाते हैं, किस में, जेनेटिक्स में यूज़ हो जाता है। और जब जेनेटिक्स में वो प्रिंसिपल्स यूज़ हो जाए, और वो प्रिंसिपल्स क्या थे, वो प्रिंसिपल्स थे, वो प्रिंसिपल्स जो है उन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उस प्रिंसिपल्स को कहा जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस, उस प्रिंसिपल्स को कहा जाता है। उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मेंडल का नाम पड़ा फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको नाम पड़ा। और ये कब नाम पड़ा, आफ्टर 16 years, 16 years आफ्टर हिज डेथ, दैट इज इन 1900, उसमें उसको ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का लक़ब मिला। अब मेंडल की वर्क जो थी वो उस वक्त रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुई, यानी क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसमें कुछ रीज़न है। पहला रीज़न था इसमें, पहला रीज़न था जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था, ज्यूरिंग दीज डेज मेथड्स ऑफ पब्लिकेशन वाज नॉट प्रॉपरली, यानी जो उस वक्त जब मेंडल काम कर रहा था उस वक्त उसकी पब्लिकेशन जो थी वो अच्छी तरह लोगों के पास नहीं पहुंची, इसीलिए इसका जो वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। पब्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे पब्लिकेशन दो तरीके से होती है, एक होता है इसमें लोकल पब्लिकेशन, दूसरा होता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल, ये दो होते हैं। लोकल पब्लिकेशन मतलब मैंने कोई काम किया, जब मैं अपनी किसी पेज पे या किसी पेपर पे मैं डालता हूँ तो उसको अपनी लोकलिटी देखते हैं, अपने एरिया वाले देखते हैं या अपने स्टेट वाले देखते हैं। इंटरनेशनल का मतलब होता है, अगर मैं कोई रिसर्च करता हूँ, वो रिसर्च मैं जब इंटरनेशनल जर्नल में डालता हूँ तो उसको सिर्फ यहाँ के लोग नहीं देखते, उसके ऑल ओवर वर्ल्ड उसको देखता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल। तो ये चीज़ उस वक्त नहीं था, इसलिए इसकी वर्क जो है वो पूरी प्रॉपरली यानी लोगों तक नहीं पहुँची। दूसरा मेथड, दूसरा यानी रीज़न था इसका, ही वाज मैथमेटिशियन, वो एक मैथमेटिशियन था, और सो बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क, और इसलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इसकी वर्क, इसकी जो काम जो थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तीसरा जो रीज़न था, वी वाज टॉक्ड अबाउट द फैक्टर, उसने सिर्फ बात की थी किसके बारे में, फैक्टर के बारे में, क्योंकि फैक्टर जो है ये टर्म यूज़ की जाती है मैथमेटिक्स में, और हम इसी फैक्टर को फिर बाद में यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, वो यूज़ करते हैं एज ए जीन यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये पता नहीं था जीन और फैक्टर सेम है, मगर उस वक्त बायोलॉजिस्ट ने कहा ये जो फैक्टर जो है ये सिर्फ मैथमेटिक्स टर्म है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये थे कुछ रीज़न। पहला रीज़न था, during these days methods, one second, during these days methods of publication was not properly। second था, he was mathematician so the biologist did not accept his work। तीसरा था, he was talked about the factors। अब मेंडल ने सक्सेस कैसे पाई इसमें, उसने सक्सेस पाई, ही सिलेक्टेड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इन पी प्लांट। उसने क्या किया, उसने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को सिलेक्ट किया, किस में, पी प्लांट में कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को सिलेक्ट किया। ऑल द डेटा वाज एनालाइज्ड बाय मैथमेटिकल रूल्स, को जो भी डेटा उसने एनालाइज किया वो किया किसके ज़रिए, मैथमेटिकल रूल्स के ज़रिए उसने वो डेटा सारा दिया। एंड ही यूज़ लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स, उसने बहुत सारे सैम्पल्स इसमें लिए, जिसकी वजह से रिजल्ट या उसका जो रिजल्ट कहेंगे, रिजल्ट जो उसका आया था वो एक्यूरेट आया था, क्योंकि जितना हम सैम्पल्स लेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट एक्यूरेट आ जाता है। ये थे उसके कुछ रीजन्स। पहला रीज़न जो था वो था, पहला रीज़न, सी सिलेक्टेड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट। दूसरा रीज़न था, ही ऑल द डेटा वाज एनालाइज्ड बाय मैथमेटिकल रूल्स। और तीसरा था, ही यूज्ड लार्ज सैंपल साइज। ओके, अब वाई ही चूज पी प्लांट, उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, उसने पी प्लांट को चूज इसलिए किया क्योंकि इट वाज ग्रोन इजीली। सेकंड था, इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट थी, यानी 4 मंथ्स का पीरियड इसका था, वो 4 मंथ्स में या वन ईयर में हम इसको 4 बार ग्रो कर सकते हैं एनुअली, यानी अगर साल में देखें तो सेवरल जनरेशन ये दे सकता है। इट हैज़ a distinct contrasting characters, इसमें अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए दिए थे, वो आगे हम देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूसड, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं, हम ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ईजिली इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम रिमूव करते हैं एंथर्स को,
एंथर्स जो होता है मेल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं बिफोर द पोलन ग्रैंड्स, यानी पोलन ग्रैंड्स जो इसमें हो जाते हैं या बिफोर द मैच्योरिटी होने से पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एंथर्स को रिमूव कर सकते हैं। पी प्लांट प्रोड्यूस मनी सीड्स इन वन जनरेशन को, ये पी प्लांट जो है ये एक जनरेशन में बहुत सारे सीड्स को जनरेट कर सकता है। और फिर वही जनरेशन जब जितने से ज़्यादा सीड्स आएंगे उतना ज़्यादा कंक्लूजन जो है उनका करेक्ट कंक्लूजन उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इट कुड बी रेज मेंटेन एंड हैंडल कन्वेंटली, इसको हम रेज या मेंटेन भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं, अच्छी तरह इसको कर सकते हैं। और इस तरीके से मेंडल ने यही प्लांट यूज़ किया। पहला इसमें रीज़न क्या था वो आप समझो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इट वाज ग्रोन इजीली, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, इट हैज़ अ डिस्टेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली इंड्यूस्ड इन पी प्लांट, pea plant produce many seeds in one generation. This helped in drawing correct conclusion. It could be raised, maintained and handled conveniently. ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से मेंडल ने ये प्लांट पी प्लांट को लिया था। ओके अब नेक्स्ट जो है, जो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात जो की थी, वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल ने पी प्लांट में लिए वो 7 कंट्रास्टिंग यहाँ पे दिए हैं। एक है इसमें दैट्स प्लांट हाइट, color of flower, position of flower, color of pod, shape of pod, color of seed, shape of seed, ये 7 कैरेक्टर जो थे जो मेंडल ने लिए थे अपनी रिसर्च में। और उस वक्त उसने देखा कंट्रास्टिंग मतलब हो गया जैसे उसमें अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है, ये अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। एक उसमें होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रिसेसिव। डोमिनेंट वाले जो है वो हमेशा डिनोट किए जाते हैं कैपिटल से, और रिसेसिव वाले जो है वो किए जाते हैं स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है विच शो इट इज कैरेक्टर्स, जो अपने कैरेक्टर्स को क्या करता है, शो करता है। रिसेसिव का मतलब होता है विच हाइड इट इज कैरेक्टर्स, जो अपने कैरेक्टर्स को क्या करता है, हाइड करता है, छुपा के रखता है। अब यही चीज़ें हमने ली। तो कंट्रास्टिंग मतलब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमने लिया इसका प्लांट हाइट, इसमें एक टाल है दूसरा है डिवार्फ, कोई दोनों अपोजिट है। इसी तरह यहाँ पे फ्लावर कलर इसे पर्पल है, यहाँ पे वाइट है। यहाँ पे इसी तरह एक्सल पे फ्लावर पोजिशन होते हैं, यहाँ पे टर्मिनल पोजिशन पे फ्लावर होता है, यहाँ पे कलर ऑफ पॉड, यहाँ पे इसी तरह शेप ऑफ पॉड को हर किसी के दो दो कंट्रास्टिंग अलग अलग अपोजिट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उनको कहा जाता है। तो ये थे वो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे। अब यहाँ पे फिर से ही है, जैसे यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे सिस्टम हाइट की, हाइट और प्लांट की, तो यहाँ पे ये टाल है, ये है इसके डिवार्फ। टाल जो है ये इसमें डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसी तरह यहाँ पे ग्रीन कलर पॉड कलर का, एक है ग्रीन दूसरा है येलो। ग्रीन वाला जो वो डोमिनेंट है, येलो जो है वो रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड पॉड की शेप, इन्फ्लेटेड और इन दोनों को पिक्चर्स को देखो, आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्ट किसको कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर देखिए शेप, सीड शेप, एक है राउंड दूसरा है रिंकल, और इसी तरह एक है सीड कलर, एक है येलो दूसरा है ग्रीन। इसी तरह फ्लावर पोजिशन, एक है एक्सल दूसरा है टर्मिनल। एक्सल मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर प्लांट हमारा है तो इस प्लांट में अगर ब्रांच है, इस ब्रांच के बीच में अगर फ्लावर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एक्सल। टर्मिनल कहते हैं अगर यहाँ पे फ्लावर है, ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर वाले टॉप पे अगर ब्रांच में नहीं, ऊपर टॉप पे अगर फ्लावर डेवलप होंगे दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। इस तरह फ्लावर कलर पर्पल है या वाइट है। इस तरीके से ये सारे 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। और इसमें एक चीज़ है, ये जो ऊपर वाले कैरेक्टर्स जो है ये सारे डोमिनेंट है, ये वाले डोमिनेंट, और नीचे वाले कैरेक्टर जो है ये है रिसेसिव, ये सारे कैरेक्टर्स। इसको अच्छी तरह इस पिक्चर को देखना है। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या क्या लिया, मेंडल ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल कैरिड ए सीरीज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट बाय स्टडीइंग ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वन बाय वन। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, ऑन पी प्लांट के ऊपर। और इसने हर कोई कंट्रास्टिंग जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे उनको एक एक करके लिया। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्ट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से लिया। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किसके किसके ऊपर किया, पी प्लांट के ऊपर किया। या इसी तरह उसने ये जो पी प्लांट के ऊपर किया वहाँ पे उसने देखा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे, उन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक एक करके एक्सपेरिमेंट में लाया।
ही फर्स्ट कंडक्ट मोनोहाइब्रिड, उसने सबसे पहला जो क्रॉस किया वो किया मोनोहाइब्रिड उसने किया, फिर किया डाईहाइब्रिड किया। और दोनों मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाईहाइब्रिड का मतलब होता है जब दो कैरेक्टर्स हम इकट्ठे ले जाते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास उसने 3 स्टेप्स में ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी 3 प्रोसेस उसने लिए जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है। वो 3 क्या क्या है? एक उसने लिया, ही सिलेक्टेड ए प्योर parent plant. First point, he selected a pure parent plant. What's mean by pure parent plant? Pure parent plant का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टाल है, मेरे पास टॉल पेरेंट है, अगर इस टॉल पेरेंट को मैं फिर क्रॉस करूंगा तो वहां से इसकी जनरेशन जो है वो फिर से टॉल आएगी, वो डिवार्फ नहीं आएगी। इसीलिए जो टॉल जो है वो हमेशा टॉल ही देगा। उसके आप स्प्रिंग जो है उसके हाइब्रिड है, उसके हाइब्रिड जो आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे? टॉल ही आएंगे। जैसे अगर मैं कोई डिवार्फ स्मॉल टी लेंगे, हम स्मॉल टी को हम क्रॉस करेंगे किसी अपने साथी, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? वहाँ पे हमेशा आएगा डिवार्फ आएगा, वहाँ पे टॉल नहीं आएगा। इसको कहते हैं प्योर पेरेंट्स कहते हैं, प्योर पेरेंट्स। सेकेंड वन है प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स बाय हाइब्रिडाइजेशन। को पहला हम क्या करेंगे? हम लेंगे प्योर प्लांट्स को। प्योर प्लांट्स मैंने कहा टाल को ले सकते हैं या डिवार्फ को ले सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं, उनको जब क्रॉस करेंगे, उनको जब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, उन दोनों को प्योर प्लांट्स को हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम उस वक्त F1 जनरेशन को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कहते हैं, जहाँ से फिर हाइब्रिड डेवलप हो जाते हैं। फिर तीसरा इसने कहा, क्या कहा? जब हम हाइब्रिड्स को निकालते हैं, हाइब्रिड्स में हम क्या करते हैं? हाइब्रिड्स में हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में फिर क्या हमें निकलेगा? हमारा रिजल्ट आएगा सेकंड जनरेशन। तो पहला हमने क्या किया, फिर से सुनो, सिलेक्टिव हमने सिलेक्शन किया प्योर प्लांट्स का, प्योर पेरेंट प्लांट्स। फिर उसके बाद प्योर पेरेंट प्लांट्स को आपने क्रॉस किया। फिर हमने क्या किया? फिर क्रॉस करने के बाद वहाँ पे आया फर्स्ट जनरेशन, वो उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए। फिर उसके बाद हाइब्रिड जब यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, हाइब्रिड्स नियरान हाइब्रिड जब यहाँ पे डेवलप हो जाता है, फिर वहाँ से हमने क्या किया? वहाँ से हमें सेकंड, वहाँ से हमने सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें क्या निकला? हमें निकला सेकंड जनरेशन हमें निकला। ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट जिसके बेसिस पे उसने किया। अब मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया, उस पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब होता है, इसमें हम क्रॉस करते हैं किस चीज़ की? ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की हम इसमें क्रॉस करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड। मेंडल डिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने लिया, एंड ही सिलेक्टेड ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। उससे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो 7 थे, 7 में से एक कैरेक्टर उसने लिया जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक करके हर किसी के ऊपर फिर वही सेम हो जाता है, मगर उसने एक ही कैरेक्टर लिया, फिर उस एक कैरेक्टर पे उसने एक रिजल्ट जो आया, और उस चीज़ को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको कहा जाता है। कैसे किया? अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, एग्जाम्पल पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स दो हैं। वो एक पेरेंट है यहाँ पे प्योर पेरेंट, दैट इज प्योर ब्रीडिंग टॉल। दूसरा जो है वो है यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग डिवार्फ। को टॉल जो है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से, कैपिटल टी। और डिवार्फ जो है उसको डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई प्योर। प्योर मतलब यहाँ पे आप फिर से देखो इसको, ये प्योर है। प्योर मतलब अगर इस टाल को हम क्रॉस करेंगे अपने इस टाल के साथ या किसी दूसरे टाल के साथ क्रॉस करें, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? वहाँ पे हमेशा टाल ही आएगा, वहाँ पे डिवार्फ नहीं आ सकता। जीन सेम है इसलिए वहाँ पे आगे जीन ही सेम आएगा। इस तरह इसको प्योर डिवार्फ क्या कहा गया? डिवार्फ इसके लिए कहा गया कि ये डिवार्फ है, स्मॉल टी, इसके साथ कोई कैपिटल टी मिक्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा डिवार्फ ही आएगा। ओके, अब ये हमने लिया ये दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लेंगे इसकी गैमेट्स निकाल के, इसकी जो प्योर टॉल है, ये सिर्फ प्योर डिवार्फ है, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स हम अलग अलग करते हैं, तो इसके गैमेट्स आएंगे कैपिटल टी और इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी, सेम। फिर इसके बाद इसकी गैमेट्स हम निकालते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी हो गया। अब इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं, जो हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से इस टी को जो कैपिटल है, इसको इस टी के साथ हम क्रॉस करेंगे। 1 सेकेंड,
इस टी को, जो हमारे पास टी है यहाँ पे दिया गया है, ये जो टी है इसको हमने इस टी के साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी यहाँ से स्मॉल टी, दोनों को एक जगह लिखा। फिर इसी तरह इस टी को इस टी के साथ वहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो दो है, ये एक है, ये एक है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। इन दोनों टॉल्स को कहा जाता है हाइब्रिड टॉल्स। इनको और इस प्रोसेस को कहा जाता है, जो ये हो जाता है, जो जिसकी वजह से हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है पहला पार्ट। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या आता है, इस हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे भी टॉल है, यहाँ पे भी टॉल है, और इस टॉल में अगर हम बात करेंगे ना वहाँ आगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा टॉल क्या है, टॉल है डोमिनेंट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पे, ये जो ये प्रोसेस है यहाँ पे जो निकला टॉल निकला, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको क्यों कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि इसमें F1 में सिर्फ क्या निकलता है, F1 में सिर्फ हमें रिजल्ट निकलता है टॉल। क्या निकलता है, टॉल निकलता है। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड्स वहाँ पे नजर आएंगे। रिसेसिव भी होते हैं, मगर रिसेसिव का मतलब होता है वो अपने आप को हिडन रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके बाद इस हाइब्रिड्स को, जो हमारे पास हाइब्रिड्स आ गए, इन हाइब्रिड्स को फिर से गैमेट्स निकालते हैं। किसके लिए हमें निकालना है, हमें F2 निकालना है, F2 सेकंड फाइनल जनरेशन में निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका गैमेट्स निकाला, इसका गैमेट्स अलग से निकाले, दोनों की गैमेट्स निकाले। फिर गैमेट्स करने के बाद यहाँ पे हमें क्रॉस किया, इसको हमने क्रॉस किया इस टी के साथ, इसी को हमने क्रॉस किया किसके साथ, इस वाले के साथ हमने क्रॉस किया। अब यहाँ पे है, इस वाले को हम क्रॉस करेंगे इस वाले के साथ, और इस तरह इस वाले को हम क्रॉस करते हैं, इस पार्ट के साथ हम क्रॉस करते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं, जो हमें निकला फिर वहाँ से, वहाँ पे हमें निकला कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीन जो है, ये तीन है टॉल, और ये एक है डिवार्फ हमारे पास। तो ये तीन जो है, 1 सेकेंड, तो हमारे पास ये तीन जो है, ये तीन आ गए टॉल, और ये एक जो है, ये एक आ गया डिवार्फ। ये आ गया डिवार्फ, ये एक क्रॉस करने के बाद। तो इसको हम कहते हैं सेकंड फाइनल जनरेशन, इसको कहते हैं। इसमें जो टाल आ गए, तो ये टाल कितने टाल हैं, तीन। तो इसको हम देखेंगे, इसका जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। अब जीनोटाइपिक रेशो किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये चीज़ सेम यही है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका, ये चीज़ दैट इज फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो, ये दोनों दोनों यहाँ पे, ये चीज़ आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है, ये है यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो। जीनो फिनोटाइपिक रेशो का मतलब होता है जिसमें हम करेक्टर देखते हैं। तो ये करेक्टर है टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, दैट्स कॉल्ड फिनो। फिनो मतलब करेक्टर। और एक है ड्वार्फ, दैट इज, इसलिए यहाँ पे आ गया 3:1 आ गया यहाँ पे इसका फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो का मतलब होता है जिसमें हम जीन्स देखेंगे। तो अगर हम जीन की बात करेंगे, नीचे अगर देखोगे आप, यहाँ पे रेशो जो है जीन का, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कितने हैं, वो है एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, वो है दो। और इसी तरह कैपिटल स्मॉल टी कितने हैं, वो है एक। तो ये हो गया इसका फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशो को एक है, वो है टॉल, कैपिटल टी दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस टॉल। और दूसरा जो है ये वाले, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस टॉल। और ये जो है इसको कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डिवार्फ इसको कहा जाता है। तो ये है होमोजाइगस टॉल, ये है हेटेरोजाइगस टॉल, ये है होमोजाइगस डिवार्फ, ये तीन। नेक्स्ट, ये सेम ऐसा ही है, यही वाला है। यहाँ पे भी रेशो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फिनोटाइपिक रेशो ये है, और यहाँ पे दूसरा जो है, जो रेशो है दैट इज जीनोटाइपिक रेशो, वो भी यहाँ पे मैंने दे के रखा है। ओके,
अब नेक्स्ट है इसमें क्या क्या कौन कौन से लॉज हमने देखे, जो मैं भी बात कर रहा था, वो एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन। को पहले F1 में हम क्या देखते हैं, F1 में हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ डोमिनेंट पोर्शन को देखते हैं, रिसोर्स हमने वहाँ पे नहीं देखा। को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट F1 दैट इन F1 जनरेशन ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर एक्सप्रेस्ड, को वहाँ पे एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, वो एक्सप्रेस वो कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस था, वो होता है जो डोमिनेंट वहाँ पे होगा। अगर हम टाल की बात करें, वहाँ पे अगर टाल डोमिनेंट है तो वही आ सकता है, अगर वहाँ पे कलर को हम लेंगे, कलर में कोई कलर डोमिनेंट है तो वही कलर वहाँ पे आ सकता है। इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको कहा जो F1 जनरेशन में हमें निकलता है। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ये सेपरेशन क्या हमें बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स, को जो उसके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो हम कैसे देखते हैं, इंटरनल फैक्टर से देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम जीनस कहते हैं, विच ऑकर्स इन पेयर्स, जो हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, एंड ओनली वन ऑफ दीज फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमीट एंड इज ऑलवेज प्योर। तो उसमें सिर्फ पेयर में होता है, मगर उसमें सिर्फ एक एक गैमेट को लिया जाता है, एक ही फैक्टर को लिया जाता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेपरेशन, जिसको हम कहते हैं फॉर सेकंड जनरेशन के। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन F1 का है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इसमें अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल T ये है, कैपिटल T ये है, ये वाला अलग, ये वाला अलग है, तो इसको अलग अलग हम लेते हैं। तो इन अलग अलग करके हमें वहाँ पे आ जाता है, इसका रिजल्ट आता है। तो टॉल भी, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डिवॉर्फ, इसको हम कहते हैं, इस पोर्शन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस जो है, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जिसमें हम क्या लेते हैं, जिसमें हम टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं, उसको कहते हैं डायहाइब्रिड। जैसे मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर लिया जाता है, और यहाँ पे कितने लिए जाते हैं इसी खुद ही बताते हैं। वहाँ पे डाई का मतलब होता है दो। अब मेंडल ने इसमें जो डायहाइब्रिड में जो क्रॉस लिया, जो दो कैरेक्टर्स लिए, उसमें एक प्रिंसिपल यूज किया, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसने यूज किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी हम आगे देखेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं देखेंगे पहले ये डायहाइब्रिड जो है, डायहाइब्रिड का मतलब है क्या, डायहाइब्रिड को कैसे किया जाता है। तो डायहाइब्रिड के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट यहाँ पे है, इसको पिक्चर को देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट है राउंड येलो, एक है राउंड, दूसरा है येलो, दो कैरेक्टर्स आ गए। सीडेड प्लांट को सीड है, यहाँ पे सीड हमने लिया, और सीड की दो चीज़ें हमने ली, एक लिया सीड शेप, दूसरा है सीड कलर। सीड की शेप क्या है, वो है राउंड एंड येलो, और सीड की शेप यहाँ पे है रिंग कलर है ग्रीन। तो ये इसका ये वाला पोर्शन जो ये है डोमिनेंट, और ये वाला पोर्शन है रिसेसिव। अब इसके गैमेट्स निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है इसके RY, यहाँ पे भी आता है सेम। तो इस तरह हमारा जो नीचे वाला पोर्शन में आ जाता है F1 में आ जाता है राउंड येलो। फिर इसको फिर से गैमेट्स F1 में निकालने के लिए हम जब इसको निकालते हैं, इसके गैमेट्स निकालते हैं, इसके अलग गैमेट्स निकालते हैं, इसके अलग गैमेट्स हम निकालते हैं, तो वहाँ से हमें ये रिजल्ट आया है। क्योंकि ये आपने एक बार पढ़ा है तो ये आपको पता भी होगा ये कैसे हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें रिजल्ट जो आता है वो हमारा रिजल्ट जो आता है यहाँ पे वो आता है इसका 9:3:3:1, जो यहाँ पे दिया गया नीचे 9:3:3:1। और इसका जो खासकर जो नेक्स्ट जो है, जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो, वो जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:4:1:2:1:2:1 इसका जीनोटाइपिक रेशियो आता है। जीनोटाइपिक मतलब जिसमें हम सिर्फ जीन को देखते हैं, और फिनोटाइप मतलब इसका हम देखते हैं क्या, इसका हम देखते हैं कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट अब इसमें कौन सा लॉ हम देखते हैं, लॉ देखते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, दिस लॉ स्टेट्स दैट टू और मोर पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स आर इनहेरिटेड। ये कहता है ये जो लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या आता है ये हमें बताता है, इसमें टू और मोर पेयर्स, दो पेयर या दो से ज्यादा पेयर्स को हम कंट्रास्टिंग पेयर्स को लेते हैं, आर इनहेरिटेड, वो इनहेरिटेड मतलब वो जनरेशन से आता है, इन सच ए वे वो ऐसे आ जाते हैं, अपनी जनरेशन से आ जाते हैं, इन सच वे दैट
ए पर्टिकुलर ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ट्रेट, यानी एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पे डिपेंड नहीं होता, वो उसकी इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड आसान क्या है। जैसे अगर बात करें कि हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज को देखो, तो हमारा ऊपर जो सेक्शन है वो है राउंड येलो, वो राउंड येलो 9 आ गए, 9 आ गए राउंड येलो। इसी तरह दूसरा है राउंड ग्रीन, वो कितने है, वो है 3, और राउंड ग्रीन भी ऊपर है, ये भी इसी के साथ, सॉरी हमारे पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ये आ गया, ये इसके क्योंकि ऊपर ये दो ये नहीं है, ये अलग है यहाँ पे। अब इसको ऐसे देखो यहाँ पे इसमें, अब देखो यहाँ पे, ये हमारे पास एग्जाम्पल और एक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है यहाँ पे है हाइट एंड सीड, हाइट एंड सीड, ये टॉल और डिवार्फ, प्लांट की हाइट, यहाँ पे ये टॉल है और दूसरा है इसकी डिवार्फ। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्योर प्लांट, क्या लेते हैं, हम लेते हैं टॉल, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे डिवार्फ, यहाँ पे लेंगे हम इसका दूसरा सेक्शन डिवार्फ, ये हो गया इसके पेरेंट्स, एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर हम लेते हैं इसका सीड्स जो है, सीड कलर वो है येलो, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन। अब इनको हम क्रॉस करते हैं, तो हम जब क्रॉस इसमें करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये आएगा टॉल कैपिटल टी एंड कैपिटल वाई, यहाँ पे आएगा स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई। अब इनको हमें क्रॉस करना है, आई बात समझ। तो इसमें जब हम लेते हैं, ये हमारे पास ये प्योर प्लांट्स है ये वाले, एक है टॉल, दूसरा येलो, तीसरा ड्वार्फ, फिर ग्रीन सीड्स। अब जब इनको क्रॉस हम करते हैं तो वहाँ पे इसमें फर्स्ट जनरेशन में आ क्या आते हैं, सब टाल आते हैं, ये सारे टाल आ गए। फिर F1 को हम क्रॉस करते हैं इनको, F1 में जो हमें निकला वहाँ पे टाल सारे, तो यहाँ टाल और दूसरा येलो आ गए सारे। अब इन दोनों को हम F1, यहाँ पे भी F1 इन दोनों को क्रॉस करते हैं, इन दोनों को, तो वहाँ से हमें क्या निकलता है, वहाँ से हमें ये चीज़ निकलता है, वहाँ से हमें ये पोर्शंस नज़र आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्लांट्स ऐसे नज़र आते हैं जो प्लांट्स टाल एंड येलो सीड जिनके पास होते हैं। दूसरा होता है वो जिनके पास टाल एंड ग्रीन सीड्स होते हैं, ये बीच वाले, ये वाले पोर्शंस। तीसरा हमारे पास रिजल्ट आता है डिवार्फ एंड येलो सीड्स। चौथा हमारे पास आता है ये वाला पार्ट, दैट इज डिवार्फ एंड ग्रीन सीड्स। अब इनमें हम क्या देखते हैं, ये डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर, ये भी डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर। अब बीच में जो दो हैं, बीच में जो दो हैं ये वाले, ये डिपेंड हो नहीं होता पेरेंट्स, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस।